नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 13 जनवरी 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर और आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा ये। अगर आप 70 बीपीएससी सीरियसली देना चाह रहे हैं तो अभी से ही पढ़ने का समय होता है। देखिए 3-4 महीने बाद तो सभी लोग पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप अभी से रेगुलर नहीं पढ़ेंगे तो आप फिर पीछे हो जाएंगे। फिर से वही ढर्रा हो जाएगा आपका कि पीटी के लिए रट फट लो, सितंबर में एग्ज़ाम दो, उसके बाद मेंस का सोचो। तो इस प्रकार से मत पढ़िए, रेगुलर पढ़िए और डेली पढ़ने की आदत डालिए। ठीक है कि जीएस कंप्लीट किया, करंट अफेयर 1 घंटा लिखने पर दे दिया, बाकी समय बैठकर जीएस को कंप्लीट किया अच्छे से। क्योंकि कंटेंट नहीं होगा तो आप लिखेंगे कैसे, और लिखेंगे नहीं तो मेंस की तैयारी नहीं हो पाएगी आपकी। मेंस जब आप तैयार करते हैं तो उस समय 70% आपका 70% से ज़्यादा पीटी का पूरा सिलेबस ही तैयार हो जाता है, फैक्ट सहित तैयार हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी कीजिए। आयोग का पूरा रूपरेखा बदल गया है तो उसी हिसाब से पढ़िए। आईआर के टॉपिक हैं आज आर्टिकल में आपके लिए, डिटेल में डिस्कस करेंगे हम, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आपके लिए। उसके अलावा शंकराचार्य को डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा चर्चा में है आजकल। शंकराचार्य जी को भी हम लोग पढ़ेंगे। और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए पीटी और मेंस दोनों के रिगार्डिंग। कई सारे बच्चे बाद में मैसेज करते हैं, कॉमेंट करते हैं कि आप ये बताइए कि पीटी के लिए कैसे पढ़ें। ऐसे ही पढ़ना है। यही न्यूज़पेपर डिस्कशन से पीटी में भी सवाल आए हैं और आएंगे भी। रेगुलर पढ़ना होता है, बस वन लाइनर फैक्ट पढ़ने का ज़माना चला गया है। इसीलिए इस प्रकार से पढ़िएगा थोड़ा ध्यान से। और आंसर राइटिंग भी मैं सिखाऊंगा सैटरडे संडे में तो, और एनसीईआरटी भी मैं शुरू कर दूंगा, जल्द ही फिर से शुरू कर दूंगा, कंप्लीट भी मैं करवा दूंगा। ओके, चलिए देखते हैं आज का हेडलाइन क्या है। पहला हेडलाइन तो है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हम स्टे नहीं लगा सकते हैं किस चीज़ पर। तो जो इलेक्शन कमिश्नर को लेकर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेकर लॉ लाया गया है, उनको सेलेक्ट करने को लेकर कानून बनाया गया है, उसके ऊपर हम अभी स्टे नहीं लगा सकते हैं। गवर्नमेंट को नोटिस भेज दिया है कि भाई अप्रैल में हम इस पर सुनवाई करेंगे। आपको पता ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन करते हुए भारत के संसद के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको डाइल्यूट करते हुए भारत के संसद के द्वारा इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सेलेक्ट करने के लिए एक नया प्रावधान बनाया गया है, जिसमें एक विपक्ष के नेता होंगे, एक कैबिनेट के सदस्य होंगे और एक प्रधानमंत्री होंगे। 3 लोगों के द्वारा सेलेक्ट किया जाएगा किसको, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, अभी का जो प्रावधान है इसमें सरकार जिसको चाहेगी उसको सेलेक्ट कर देगी, क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय होंगे और कैबिनेट का एक सदस्य होगा। 3 लोगों में बहुमत किसके पास होगा, तो हमेशा सरकार के पास होगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि एक प्रधानमंत्री होने चाहिए, एक सुप्रीम कोर्ट का सदस्य होना चाहिए और एक कौन होना चाहिए, तो विपक्ष का नेता होना चाहिए। इससे 3 लोग का पैनल बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जिसमें क्या हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट किसी के पास भी बहुमत नहीं होगा, सर्वसम्मति से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त किया जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। ठीक है, जबकि लॉ क्या बनाया गया है, जिसमें एक कैबिनेट सदस्य, एक प्रधानमंत्री होंगे और एक विपक्ष का नेता होगा। ठीक है, किसके लिए, अपॉइंट करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो चुनाव आयोग के अध्यक्ष होते हैं और जो उनके सह अध्यक्ष होते हैं, उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया है कि हम अभी स्टे नहीं लगाएंगे, लेकिन उन्होंने बोला है कि हम अप्रैल में इस पर सुनवाई करेंगे। तो इसको बस ध्यान में रखिएगा। मैं इससे संबंधित बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं, इलेक्शन कमिश्नर से संबंधित। भारत के संविधान के आर्टिकल 324, कौन सा 324, इसमें दिया गया है, भारत के चुनाव आयोग की बात की गई है। भारत का चुनाव आयोग जो है ये एक स्वायत्त बॉडी है, अब तक तो है ही स्वायत्त बॉडी, लेकिन जब इसके इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति सरकार के सहयोग से होगा, सरकार जिसको चाहेगी उसको नियुक्त करेगी, तो इसकी स्वायत्तता क्या हो जाएगी, कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। जो डॉक्टर अम्बेडकर हैं, जब उनसे पूछा गया कि हमारे संविधान में कौन कौन से ऐसी बॉडी है जो संविधान का आधार स्तंभ होगा, तो उसमें पहला था चुनाव आयोग, ध्यान से सुनिएगा, चुनाव आयोग। दूसरा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तीसरा है आपका यूपीएससी, इन 3 के बारे में बताया गया था। और चौथा कौन सा है, कैग। इन 4 के बारे में बताया गया था कि ये भारत के क्या करेंगे, संविधान की एक तरह से प्रहरी का काम करेंगे, जिसमें चुनाव आयोग फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करेगा। फ्री और फेयर इलेक्शन लोकतंत्र का रक्त होता है, उसके बिना लोकतंत्र चल ही नहीं सकता है। अगर इलेक्शन में धांधली होने लग जाएगा तो लोकतंत्र क्या हो जाता है, डाइल्यूट हो जाएगा। जिसका उदाहरण आप बांग्लादेश में ले सकते हैं, जहां पर सारी विपक्षी पार्टियों को जेल में बंद करके, घर में बंद करके फिर इलेक्शन करवाया गया, डमी कैंडिडेट खड़े कर दिए गए विपक्ष में। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस संविधान के रक्षक की भूमिका निभाता है, जिसमें इसको मूल अधिकार
और संबंधित संविधान के किसी भी भाग में अगर संशोधन किया गया है तो न्यायिक समीक्षा के द्वारा सुप्रीम कोर्ट संविधान की रक्षा करता है। तीसरा बॉडी है यूपीएससी। यूपीएससी को देश में सिविल और सैन्य दोनों जगहों पर मेरिट का प्रहरी माना गया है कि सिविल मामलों में भी और सैन्य मामलों में भी मेरिट यानी कि सही और योग्य व्यक्तियों का चयन का काम किसको दिया गया है, तो यूपीएससी को दिया गया है। कैग को दिया गया है क्या, तो देश के खजाना का अगर कोई भी चीज़ खर्च हो रहा है तो उसका लेखा कौन रखता है, तो कैग रखता है। ये चार बॉडी को संविधान के आधार स्तंभ के रूप में चिन्हित किया गया है। ये चार बॉडी क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है संविधान के द्वारा बनाए गए। ओके, अगला देखिए क्या है, अगला तो है रिटेन इन्फ्लेशन 5.7% रहा दिसंबर में। इन्फ्लेशन ऊपर नीचे होता रहता है, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। मुद्रास्फीति की बात कर रहा है। मुद्रास्फीति की सामान्य भाषा में क्या बोला जाता है, आपको पता होगा। मुद्रास्फीति को सामान्य भाषा में कहते हैं महंगाई। महंगाई है ना, पैसे की वैल्यू कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, उसी से महंगाई तय होता रहता है, कम और ज़्यादा। मुद्रास्फीति डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है, उसको देख लीजिएगा। चलिए आज के आर्टिकल को डिस्कस करते हैं, देखते हैं आज का आर्टिकल क्या है आपके लिए। देखिए द इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया था 9 जनवरी को। 9 जनवरी को आर्टिकल आया था द इंडियन एक्सप्रेस में, और क्या आया था, भारत और मालदीव संबंध के बारे में डिटेल में कूटनीतिक संघर्ष की कहानी के रूप में बताया गया है। इंडिया और मालदीव का संबंध तो मैंने पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन चूंकि बहुत ही डिटेल आर्टिकल था इंडियन एक्सप्रेस में, तो उसको मुझे लगा कि इसको सही है कि डिस्कस कर देना चाहिए, और अभी मौका भी है डिस्कस करने का क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ मैंने अगले सप्ताह का जो टारगेट दिया हुआ है बच्चों को पढ़ने के लिए, जिससे मैं सवाल पूछने वाला हूँ अगले सप्ताह ग्रुप में, वो है आपका आईआर का सारा टॉपिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आईआर पढ़ना उतना आसान नहीं होता, ना पढ़ाना होता है। आईआर का अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको जाकर देखिएगा। आईआर का ABCD से लेकर Z तक मैं सिखा दूंगा डिटेल में। उसके बाद आपको आईआर के समझ हमेशा के लिए बन जाएगी और आप खुद से पॉइंट बनाकर लिखना शुरू कर देंगे। अगर आप ढंग से सारे वीडियो को देख लेंगे तो सभी पर वीडियो बनाया हुआ है, 20 से ज़्यादा आईआर के लेक्चर हैं। उसे बस करंट को आपको ऐड करना है, आपका तैयार हो जाएगा टॉपिक। चलिए कोई बात नहीं, आज इसको पढ़ते हैं। दरअसल देखिए आईआर का पहला रूल क्या होता है। पहला रूल क्या हो, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, मैं सारा कुछ बताने वाला हूँ आपको। आईआर का इंटरनेशनल रिलेशन का पहला रूल होता है, ये स्टैटिक चीज़ है। स्टैटिक के लिए आप 12th की पॉलिटिकल साइंस में भाग 2 विश्व राजनीति करके NCERT है, उसको ज़रूर पढ़िएगा। वो स्टैटिक पोर्शन आपका आईआर का कंप्लीट करवा देगा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। आईआर का पहला होता है कि इसमें रिलेशन इमोशनल नहीं होता है, ठीक है। इमोशन के आधार पर इस पर रिलेशन नहीं बनाए जाते हैं। कोई भी देश के साथ कोई भी देश इमोशन के आधार पर नहीं जुड़ा होता है कि नहीं हम हिंदू देश हैं, दूसरा हिंदू देश है, हम मुस्लिम देश है, दूसरा मुस्लिम देश है। हिंदू देश तो वैसे हमारा है नहीं, मैं बस बताने के लिए, समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। पहला चीज़ क्या होता है, नो इमोशनल रिलेशन। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आपका कि गिव एंड टेक पर केवल और केवल रिलेशन डिपेंड करता है कि आप कितना लेकर कितना मुझे दे सकते हैं, बस उस पर डिपेंड करता है हमारा रिलेशन। तीसरा होता है जियोपॉलिटिक्स के आधार से, जियोपॉलिटिक्स इसके आधार से रिलेशन बदलते रहते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जैसे अगर दुनिया को आप आईआर में बांटोगे तो किस हिसाब से बांट सकते हो आप बांट सकते हो 1945 से पहले, उसके बाद 1991 से पहले, उसके बाद से भारत के अगर विदेश नीति बांटते हैं तो भारत की विदेश नीति प्रधानमंत्री के आधार पर बांटा जाता है। एक बुक आती है बहुत ही पतली सी, भारत की विदेश नीति करके, NBT पब्लिकेशन की, नेशनल बुक ट्रस्ट पब्लिकेशन की बुक है। सबसे बेहतरीन बुक आईआर की वही मानी जाती है, पतली सी बुक है। उस बुक में अगर आप पढ़ेंगे तो प्रधानमंत्री के हिसाब से बांटा गया है। जैसे नेहरू जी के समय में भारत की विदेश नीति, इंदिरा जी के समय में भारत की विदेश नीति, उसके बाद के गवर्नमेंट के समय में भारत की विदेश नीति, फिर मनमोहन सिंह जी के समय में, फिर नरेंद्र मोदी जी के समय में विदेश नीति। तो विदेश नीति को इस प्रकार से प्रधानमंत्री के एराम बांटा जाता है। लेकिन अगर आप नेहरू जी से लेकर नरेंद्र मोदी जी तक आएंगे, मतलब कि नेहरू जी से लेकर मोदी जी तक में आएंगे, तो भारत की विदेश नीति में एक सततता दिखता है। सतत मतलब कि हमारी विदेश नीति सरकार के आने से बदली नहीं है। 1947 से लेकर आज तक कदाचित सही डायरेक्शन में चलती रही, जिसमें हमने पहली प्राथमिकता किसको दी, अपने दी, भारत को पहले रखने की हमने कोशिश की। कब से, 1947 से अभी 2024 ईस्वी तक, ठीक है। हाँ, इसमें प्रायोरिटी कभी घटी कभी बढ़ी जरूर। 1991 से पहले हमारी प्रायोरिटी कुछ और थी, उसके बाद कुछ और है, लेकिन एक सततता दिखती है आपको, ठीक है। सरकार के आने जाने से कोई खास परिवर्तन विदेश नीति में नहीं हुआ है। रूस से के साथ हमारे अच्छे संबंध नेहरू जी के समय में भी थे, आज भी हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। मोदी जी की लक्षद्वीप यात्रा के साथ ही विवाद उत्पन्न हुआ, जिससे भारत और मालदीव के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों में गतिरोध सा आ गया है। पूरा घटना आपको पता ही है कि मोदी जी गए लक्षद्वीप, उन्होंने फोटो डाला, बोला कि लक्षद्वीप आइए सभी लोग घूमने के लिए। इसके बाद कुछ लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि जब इंडिया आउट का नारा देता है मालदीव, तो हम क्यों जाते हैं वहाँ पर घूमने।
हम क्यों उसको पैसा देते हैं इतना, हम क्यों मदद करते हैं, हम क्यों वहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं। तो हम नहीं जाएंगे, हम लक्षद्वीप ही घूमेंगे। ठीक है, तो घूमो लक्षद्वीप। उप मंत्रियों द्वारा की गई टिप्पणियों पर भारत की प्रतिक्रिया हुई, जहाँ कई भारतीय हस्तियों ने भारतीयों को मालदीव के बजाय घरेलू पर्यटन स्थलों की खोज पर विचार करने के लिए प्रेरित किया। इस घटना ने भूभाग में अति राष्ट्रवाद के खतरे और 2 दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों के बीच व्यापक सहयोग में व्याप्त हितों के नुकसान की आशंका को रेखांकित किया है कि सोशल मीडिया से क्या फॉरेन पॉलिसी डिसाइड होगा, सोशल मीडिया से क्या फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इनसे क्या फॉरेन पॉलिसी डिसाइड होगा, विदेश नीति क्या इससे डिसाइड होगा। तो अब जब कोई देश के प्रधानमंत्री, कोई देश का मंत्री हमारे प्रधानमंत्री के लिए अभद्र भाषा का यूज कर रहा है, हमारे लिए अभद्र भाषा का यूज कर रहा है, वो भी तब जब उसकी डिपेंडेंसी हम पे ही सबसे ज़्यादा हो, तो कैसे नहीं लोगों का सेंटिमेंट होगा भाई, बताइए मुझे। तो फॉरेन पॉलिसी क्या सोशल मीडिया से डिसाइड होगा? नहीं डिसाइड होगा, लेकिन मंत्रियों के बयान से तो ज़रूर डिसाइड होगा, है ना। इसको ध्यान में रखिएगा। भारत मालदीव संबंध क्यों महत्वपूर्ण है, अब हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है उसको जरा ध्यान से देखिए। भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति का केंद्र बिंदु मालदीव, भारत की पश्चिम तट से निकटता, हिंद महासागर गुजरते वाणिज्यिक समुद्री मार्गों पर इसकी अवस्थिति इसे भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती है, और इसीलिए हमारे मालदीव के साथ अच्छे संबंध होने चाहिए थे। देखिए ये क्या है, ये है एक गेम जिसमें कभी हम मात खाते हैं, कभी हम जीत जाते हैं। इससे पहले की जो मालदीव की सरकार थी वहाँ पर हमारी अच्छी खासी पकड़ थी और भारत के साथ बहुत सारे रिलेशन बनाए भी हमने उस दौरान। अभी जो मालदीव की सरकार आई उसकी चीन के साथ निकटता है, फिर जो मालदीव की सरकार आएगी उसकी भारत के साथ निकटता हो सकती है। तो भारत और चीन के अगल बगल के जो देश हैं ना, इस पर भारत के पॉलिटिक्स का, भारत के आकार का, हमारी शक्ति का प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे नेपाल में किसकी सरकार बनती है, इससे भी हमारे रिलेशन तय होते हैं। बांग्लादेश में किसकी सरकार बनती है, उससे भी हमारे रिलेशन तय होते हैं। श्रीलंका में किसकी सरकार बनती है, उससे भी हमारे रिलेशन तय होते हैं। जैसे बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार तय हुई है, बेहद अलोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई है, लेकिन फिर भी हमारे संबंध अच्छे होंगे, इसलिए हम उस सरकार को सपोर्ट करने वाले हैं। ठीक है, वहीं अगर बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार बनती और भारत का उससे नुकसान हो रहा होता तो हम इस चुनाव का बाइकआउट कर देते, बोलते कि अलोकतांत्रिक तरीके से हुआ है। जैसा भी अमेरिका और ब्रिटेन ने इस चुनाव को धांधली बताया है। तो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हमें केवल अपना हित देखना है, नो मैटर सरकार कैसी बन रही वहाँ पर हमें नहीं मतलब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या, यह भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत भारत सरकार की प्राथमिकता केंद्र बिंदु है। मालदीव के लिए प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में भारत है हमेशा से ही। 1988 राजीव गांधी जी के समय में ऑपरेशन कैक्टस, कौन सा ऑपरेशन, ऑपरेशन कैक्टस, भारतीय सेना वहां पर मालदीव में उतरी थी, उसने एक छोटा सा ऑपरेशन किया था और सरकार पलटने की कोशिश की जा रही थी मालदीव में, उन लोगों को उन्होंने मारा था। उसके बाद फिर से वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार को स्थापित किया था भारतीय सेना ने। अगर हम उस समय चाहते तो मालदीव पर कब्जा कर लेते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमारी सेना गई वहाँ पर, सफलपूर्वक ऑपरेशन किया और फिर हम भारत वापस आ गए। ठीक है, त्वरित प्रतिक्रिया और तत्काल सहायता ने मालदीव के साथ भरोसेमंद और अस्थायी मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंध के विकास में नींव रखी। तब भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन कैक्टस के द्वारा त्वरित कार्रवाई को अंजाम दिया था। रातों रात वहाँ पर माले में हमारी सेना उतरी थी अंधेरे में एयरपोर्ट पर, और लैंड करने के बाद ऑपरेशन सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। भारतवर्ष 2004 में मालदीव में सुनामी और दिसंबर 2014 में माले में जल संकट के दौरान मालदीव की सहायता करने वाला पहला देश रहा है। जल संकट यानी समुद्र से घिरा हुआ है, तो वहाँ पर मीठे पानी का हमेशा अभाव रहता है, पीने के पानी का अभाव रहता है, तो उस समय भारत हमेशा उसको मदद करता है। 2020 में भी हमारे बहुत सारे टैंकर गए थे जो वहाँ पर पानी पहुँचा के आए हैं। मालदीव में खसरे के प्रकोप को रोकने के लिए जनवरी 2020 में भारत द्वारा टीके 30,000 खुराकों का त्वरित प्रेषण। कोविड-19 महामारी के दौरान भारत की तीव्र और व्यापक सहायता ने भारत की प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता होने के साख को मजबूत किया है कि आपको कुछ भी होगा तो सबसे पहले हम ही आपके करीब में आएंगे, हम ही आपको क्या करेंगे, मदद करने वाले हैं। ओके, इसका ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए क्या है, एक शुद्ध सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत हमेशा उसकी सुरक्षा को भी प्राथमिकता देता है। रक्षा साझेदारी सुदृढ़ करने 2016 में दोनों देशों के बीच रक्षा के लिए एक व्यापक कार्य योजना पर हस्ताक्षर किया गया था। इंडियन ओशन क्षेत्र, हिंद महासागर क्षेत्र, इंडियन ओशन रिम के रक्षा में सुरक्षा बनाए रखने में प्रमुख खिलाड़ी भी है। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन भारत का पहल है। ये क्या है, सागर पहल, क्या कहा जाता है इसको बंधुओं, सागर पहल, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित सभी देशों का सिक्योरिटी और ग्रोथ को हम बढ़ावा देते हैं। किस पहल के द्वारा, सागर पहल के द्वारा। ये बेहद इंपॉर्टेंट पहल है, मोदी जी गवर्नमेंट जब आई है उसके बाद इसको शुरू किया गया है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा विशेष तौर पर, सागर पहल को ध्यान में रखिएगा। ओके, आगे बढ़ें।
अगला क्या है, रक्षा सहयोग संयुक्त सैन्य अभ्यास के क्षेत्र तक विस्तृत हैं, जहां एक्यूबेरीन, दोस्ती, एकता, ऑपरेशन शील्ड का आयोजन किया जाता है। ये सब क्या है, भारत और मालदीव के बीच में सारे के सारे सैन्य अभ्यास आयोजित किए जाते हैं, जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये आपके पीटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आर्थिक व व्यापारिक संलग्नताएं भी हैं। पर्यटन की अर्थव्यवस्था है, सबसे ज़्यादा पर्यटन हमारे यहाँ से जाते पर्यटक 11.8% पर्यटक भारत से जाते। अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारा है मालदीव ने, ठीक है। इसको पैर पर कुल्हाड़ी नहीं, इसको बोलते कुल्हाड़ी पर पैर मारना। ये उल्टा सीधा काम करके अपना नुकसान करता है। छोटा सा देश है, इकॉनमी बिहार इतनी भी नहीं है अभी, और फुदक रहे हैं, देखो जरा इनकी स्थिति, है ना। व्यापार समझौते, भारत वर्ष 2022 से मालदीव के दूसरे सबसे बड़े व्यापार भागीदार के रूप में उभरा है। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार 2021 से पहली बार 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया। 22 जुलाई 2019 को आरबीआई और भारतीय और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के बीच एक द्विपक्षीय यूएसडी करेंसी स्वैप समझौता पर भी हस्ताक्षर किया गया। करेंसी स्वैप का मतलब क्या होता है कि हम और मालदीव के जो सरकार है और भारत का आरबीआई जो है, ये एक दूसरे देशों से करेंसी को स्वैप कर लेते। इसके द्वारा देश की तरलता को और देश की मुद्रास्फीति को, मौद्रिक नीति को तय किया जाता है। ऐसा कई बार बैलेंस करने की कोशिश की जाती है, या विदेशी करेंसी की अगर आपके पास कमी हो गई तो उसकी पूर्ति भी की जाती है। तो ये समझौता हम जापान के साथ भी करते हैं, श्रीलंका के साथ भी करेंसी स्वैप समझौता है, मालदीव के साथ भी है। इससे क्या होता है, दोनों देशों की वित्तीय स्थिरता बनी रहती है। अब हमारे लिए तो वो जीरे के समान होगा, लेकिन मालदीव के लिए तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, तो उसको ही लाभ होता है इन सब चीज़ों से, ठीक है। मालदीव से भारतीय आयात मुख्य रूप से स्क्रैप धातु शामिल है, जबकि मालदीव में भारतीय निर्यात विभिन्न प्रकार के इंजीनियरिंग, औद्योगिक उत्पाद, दवा, अवैध औषध, सीमेंट, कृषि और उत्पाद शामिल है। ये सब कुछ हम लोग मालदीव को देते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये सब मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि हमारे संबंध क्यों अच्छे हैं या क्यों अच्छे होने चाहिए, अलग अलग क्षेत्र बता रहा हूँ। आईआर में जब भी आप आंसर राइटिंग करते हैं तो आईआर में आपको लिखना पड़ता है कि हमारे किन किन क्षेत्रों में हमारे अच्छे संबंध हैं, व्यापार में कैसे संबंध है हमारे, रक्षा में कैसे संबंध है हमारे, कूटनीति के अलावा कूटनीति में हमारे कैसे संबंध हैं, उसके अलावा रक्षा, व्यापार, कूटनीति, कल्चरल रूप से हम किस प्रकार से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, डायस्पोरा है कि नहीं वहाँ पर। डायस्पोरा का मतलब होता है भारतीय लोग वहाँ पर रह रहे हैं कि नहीं, या मालदीव के लोग भारत में रह रहे हैं कि नहीं, इससे भी संबंध डिसाइड होता है। तो ये सब क्षेत्र होते हैं जो आईआर में आपको एक्सप्लोर करके लिखने पड़ते हैं कि किन किन क्षेत्रों में हमारे अच्छे रिलेशन हैं। उसके अलावा आपको ये लिखना पड़ता है कि हमारे रिलेशन को किन किन क्षेत्रों में और बढ़ाने की ज़रूरत है, कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हमारे रिलेशन बढ़ाए जा सकते हैं। इस प्रकार से आईआर का टॉपिक लिखा जाता है आंसर, सवाल की डिमांड के हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हैं आप, ट्रैवलर्स की संख्या 11.8% योगदान भारत का रहा है 2023 में। 22 में तो 14% था। विकास और क्षमता निर्माण, अवसंरचना परियोजनाएं भारत में बहुत सारी वहाँ पर चला रहा है। अगस्त 2021 में एक भारतीय कंपनी एफकॉन्स ने मालदीव में अब तक की सबसे बड़ी अवसंरचना परियोजना ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया। ये सबसे बड़ी परियोजना है मालदीव की और भारतीय कंपनी कर रही है। भारतीय क्रेडिट लाइन के अंतर्गत हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अब यही पूछ लेगा कि किस देश में है ये स्थित, हाल ही में चर्चा में रहा। हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, ये मालदीव में है। विकास परियोजना के प्रति 1.3 मिलियन यात्रियों को सेवा प्रदान करने के लिए नया टर्मिनल जोड़ेगा भारत की कंपनी। भारतीय क्रेडिट लाइन, भारतीय क्रेडिट लाइन का मतलब क्या होता है, मालदीव के लिए हमने 100 रुपया अपने अकाउंट में रख दिया है, जब भी मालदीव की जरूरत होगी इसमें से पैसा लेके खर्च कर लेगा। 2022 में भारत के विदेश मंत्री द्वारा मालदीव में नेशनल कॉलेज फॉर पुलिसिंग एंड लॉ एनफोर्समेंट का भी उद्घाटन किया गया। भारत के विदेश मंत्री ने 2022 में, जब वहाँ पर हमारी सरकार थी, मतलब हमारी समर्थित सरकार थी, हमसे समर्थन प्राप्त सरकार थी, तब वहाँ पर हमारे विदेश मंत्री महोदय ने पुलिस एकेडमी का भी उद्घाटन किया था। तो ये ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए क्या है, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में भी हम लोग योगदान दे रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र, भारत ने अत्याधुनिक कैंसर सुविधा अस्पताल स्थापित करने में मदद के अलावा इंदिरा गांधी मेमोरियल अस्पताल विकास के लिए 52 करोड़ रुपये प्रदान किए, जो मालदीव के विभिन्न द्वीपों पर 150 से अधिक स्वास्थ्य केंद्रों को जोड़ेगा। इंदिरा गांधी मेमोरियल अस्पताल कहाँ पर, मालदीव में, दिल्ली में नहीं, मालदीव में। और इंदिरा गांधी अस्पताल अफगानिस्तान में भी हमने बनवाए हुए हैं, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, ठीक है। आगे बढ़ें। शैक्षणिक कार्यक्रम, शिक्षा के क्षेत्र में भारत ने वर्ष 1996 में तकनीकी शिक्षा संस्थान स्थापित करने में मदद की। भारत ने मालदीव के शिक्षकों एवं युवाओं को प्रशिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 5.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना के तहत एक कार्यक्रम भी शुरू किया। भारत मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल MNDF के लिए सबसे बड़ी संख्या में प्रशिक्षण का अवसर प्रदान करता है। मालदीव की जो राष्ट्रीय रक्षा बल है उसको ट्रेनिंग कौन देता है, भारत में सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग दी जाती है उनको। इसके अलावा भारत अरेबियन भी कंट्री बहुत सारे हैं जिसके सैनिकों को ट्रेंड करता है। जैसे सऊदी अरब के सैनिकों को ट्रेंड पाकिस्तान में किया जाता है।
सही सुन रहे हैं आप, है ना। तो ये सब क्या है, तो भारत और मालदीव के अलग अलग संबंधों के आयाम को, डायमेंशन को आपको मैं दिखा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पर है। जो उनकी रक्षा प्रशिक्षण आवश्यकताओं को लगभग 70% की पूर्ति करता है। ट्रेनिंग के मामले में हम उनके डिफेंस में 70% की हिस्सेदारी रखते हैं, ट्रेनिंग के मामले में। सांस्कृतिक कनेक्टिविटी भी है, जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक व धार्मिक संबंध साझा करते हैं। मानव वैज्ञानिकों के अनुसार धिवेही मालदीवियन भाषा का उद्गम संस्कृत व पाली में पाया जाता है, इसलिए हमारे पौराणिक संबंध भी हैं। ज़बरदस्ती भी जोड़ के पौराणिक संबंध स्थापित करना ही पड़ता है। संस्कृत और पाली से किसका जन्म हुआ है, तो धिवेही की भाषा, मालदीवियन की जो भाषा है, और लक्षद्वीप में जो भाषा बोली जाती है वो बहुत ज़्यादा मैच करता है किससे, तो मालदीव की भाषा से, है ना। मालदीव में भारतीय प्रवासी समुदाय की संख्या लगभग 27,000 है। मालदीव में अधिकांश प्रवासी शिक्षक भारतीय नागरिक हैं, ठीक है, पढ़ाने का काम करते हैं वहाँ पर भी हम। भारतीय मालदीव संबंध विद्यमान प्रमुख मुद्दे कौन से, अब यहाँ से चुनौती शुरू होता है। लक्षद्वीप का मुद्दा सबसे पहला है, भारतीय प्रधानमंत्री के जाने के बाद से लक्षद्वीप का मुद्दा हो गया है। मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन चलाया गया है। अभी की जो सरकार है, मोहम्मद मोइजू जी, वो टी शर्ट पहन के घूमते थे इंडिया आउट का। तो ये कैसे हो सकता है, जब आप इंडिया आउट करोगे तो इंडियन कैसे वहाँ पर रहेंगे, इंडियन भी तो आउट होंगे ना। संप्रभुता और सुरक्षा की दुविधा उत्पन्न हो गई है हमारे साथ। हमारे जो सैनिक, मात्र 76 सैनिक रह रहे थे, कहाँ पर, मालदीव में। रडार और हमारे जो इक्विपमेंट लगे हुए थे मालदीव के एक छोटे से द्वीप पर, उसको देखरेख करने के लिए मात्र 76 सैनिक थे। इसको हटाने के नाम पर नारा देकर उन्होंने सरकार बना ली। अब बताइए ये किस तरह का चीज़ है, किस तरह की मानसिकता है ना। चलिए आगे बढ़ते। इंडिया आउट का अगला कौन सा है, भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा सहयोग बैठक द्वारा की 11 में स्थापित की गई थी। अगला कौन सा, हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण विकास पर निरसन। आपको बताया था मैंने, हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण होता था भारत और मालदीव के बीच में, उसको भी निरस्त कर दिया किसने, मालदीव की गवर्नमेंट ने बोला कि अब हम ये सर्वेक्षण आपके साथ नहीं करेंगे, है ना। हिंद महासागर क्षेत्र में चाइना फैक्टर इससे उदय होगा। चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल संरचना में महत्वपूर्ण पर्ल के रूप में उभरा है। पर्ल का मतलब मोती होता है। मालदीव खुद को मोती दिखा रहा है लोन ले लेकर। मालदीव में चीन ने भारी निवेश किया है, वह चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भागीदार बन गया है। भारत मालदीव संबंधों को तब एक आघात लगा जब मालदीव ने 2017 में चीन के साथ FTA पर हस्ताक्षर कर लिया और मालदीव डूब गया उसी दिन। डूब जाएगा ये देश अगले 200-300 सालों में, मालदीव, लेकिन अब व्यापारिक रूप से तो उसी दिन डूब गया जिस दिन चीन के साथ समझौता कर लिया, क्योंकि सारा सामान उनके यहाँ चीन का भर जाएगा। उनकी जो छोटी मोटी थोड़ी सी भी इकोनॉमी थी वो भी बर्बाद हो जाएगी और सारा का सारा एक्सपोर्ट वाला, इंपोर्ट वाला इकोनॉमी उनका बनकर रह जाएगा। लेकिन लोन इतना लिया हुआ है, वही होता है कि साहूकार से जब आप लोन ले लेते हो तो वो जो आपको बोलता है वो आपको करना पड़ता है। ऐसी अटकलें लगाई जाती है कि चीन मालदीव में एक नौसैनिक अड्डा विकसित करने की योजना बना रहा है, जहां पिछले प्रस्ताव में संभावित सैन्य अनुप्रयोगों के बारे में चिंताओं का संकेत मिलता है और ये हमारे लिए खतरा होगा जब चीन वहां पर क्या कर लेगा, नौसैनिक अड्डा बना लेगा। दक्षिण एशियाई देश के जल क्षेत्र में चीन के समुद्र विज्ञान सर्वेक्षण से संघर्ष का एक खतरा उत्पन्न होता है, क्योंकि यहाँ भारतीय हाइड्रोग्राफिक जहाज़ों की उपस्थिति है। लेकिन अब किसका होगा, तो अब चीन के जहाज़ों की उपस्थिति होगा। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखिएगा, संबंधों को ध्यान में रखिएगा। डिटेल में मैंने आपको बताया है, बहुत ही डिटेल है, भारत और मालदीव संबंध को डिस्कस किया है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके। अब अगर आपसे बोलूँ मैं इसका क्या समाधान हो सकता है, तो हम गुजराल सिद्धांत को आगे बढ़ा सकते हैं, जिसमें हम पड़ोसी फर्स्ट की नीति को दे सकते हैं। उसके अलावा संबंधों को हम नॉर्मेसी की तरफ ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। मालदीव के जो राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू हैं वो भारत की यात्रा पर आने वाले हैं जनवरी या फरवरी में, तो अच्छे संबंध की हम उम्मीद कर सकते हैं और बस यही कर सकते हैं अभी तो। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं, अगला टॉपिक भी पढ़ सकते हैं। अगला समाधान ये है, देखिए अगला टॉपिक क्या। अगला टॉपिक है शंकराचार्य से संबंधित। क्यों चर्चा में है, आपको पता होगा कि 4 देश में शंकराचार्य हैं जो हिंदू धर्म के 4 स्तंभ माने जाते हैं। कहाँ कहाँ पर हैं, तो एक पुरी में है, उड़ीसा, एक श्रृंगेरी कर्नाटक, एक शारदा पीठ है कहाँ पर, गुजरात, और एक और है, एक कहाँ पर है, तो एक है आपके उत्तराखंड में, है ना। तो एक पुरी हो गया उड़ीसा, एक श्रृंगेरी मठ हो गया। ध्यान से देखिएगा इन सभी जगहों को, ध्यान से देखिए। एक उत्तराखंड में हो गया, एक पुरी में हो गया, एक शारदा पीठ हो गया और एक श्रृंगेरी हो गया। ये देश को सांस्कृतिक एकीकरण प्रदान करते हैं। ध्यान से सुनिएगा इस टॉपिक को। क्यों चर्चा में था, क्योंकि श्री राम भगवान के मंदिर का उद्घाटन हो रहा है 22 जनवरी को। तो जो हिंदू धर्म के सबसे बड़े प्रवर्तक होते हैं, 4 अभी देश में हैं, उन्होंने बोला है कि हम इसमें नहीं शामिल होंगे। क्यों नहीं शामिल होंगे, क्योंकि मंदिर का संपूर्ण रूप से निर्माण नहीं हुआ है, इसलिए हम इसमें शामिल नहीं होंगे। इन्होंने बोला है कि मंदिर में सबसे पहले कलश स्थापित किया जाता है मंदिर के शीर्ष पर। जब तक कलश स्थापित नहीं होता है तब तक उस मंदिर में पूजा पाठ
नहीं होनी चाहिए। तो अभी शीर्ष भाग उसका मंदिर का कंप्लीट नहीं हुआ है, वो पहले बन जाना चाहिए था, तब जाके हम रामनवमी पर इसका उद्घाटन होना चाहिए था, तब हम उसमें शामिल होते। मैं इनका पक्ष बस आपको बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। उन्होंने बोला कि जब भगवान श्री राम के मंदिर में मूर्ति स्थापित हो जाएगी, उसके बाद जब कलश स्थापित होगी, तो यहाँ पर पैर रखना भगवान के शीर्ष पर पैर रखने समान होता है, क्योंकि कलश सबसे पहले स्थापित होता है। कलश को भगवान का शीर्ष के रूप में चिन्हित किया जाता है। आगे बढ़ जाएंगे, चिंता मत कीजिएगा, मैं बस आपको संदर्भ बता रहा हूँ, क्यों बैकग्राउंड में, क्यों चर्चा में है ये, है ना। इसके बाद ये चारों जो मठाधीश हैं, 4 मठ होते हैं हिंदू धर्म में, पता होगा आपको, देश में 4, और 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं, 12। देश को सांस्कृतिक एक करने में इस 12 ज्योतिर्लिंग का और इस 4 मठ का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, सांस्कृतिक एकीकरण में क्यों बोल रहा हूँ, एक समय था जब भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत बड़े स्तर पर हुआ, और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के कारण जो वर्तमान का हिंदू धर्म आपको दिखता है, ये लगभग में खत्म हो गया था। इसको हिंदू धर्म नहीं, सनातन धर्म बोला जाता है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, इतिहास का टॉपिक है ये। तो शंकराचार्य का जन्म कहाँ पर हुआ, केरल में हुआ। 8 से 9 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर छोड़ा, 32 वर्ष की उम्र में उनका निधन भी हो गया। उसके बाद उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के दिले भटके, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अद्वैत वेदांत जो दुनिया का सबसे बड़ा फिलॉसफी है, इससे बड़ा दर्शन पैदा ही नहीं हुआ आज तक। मॉडर्न जो साइंस है वो भी इसकी पुष्टि करता है, जिसके द्वारा अद्वैत वेदांत का दर्शन देकर बौद्धों के साथ डिबेट करके उन्होंने संपूर्ण भारत में फिर से हिंदू धर्म को स्थापित किया, कि इन्होंने, शंकराचार्य ने। इसी के तहत उन्होंने अलग अलग जगहों पर पीठ की स्थापना की, और तब से वो पीठ उसी प्रकार से काम कर रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी शंकराचार्य बदलते हैं वहाँ पर, लेकिन इन पीठ का काम होता है कि हिंदू धर्म की जो दिशा है और जो उसका रीति रिवाज है, जो उसके शास्त्र हैं, उनकी रक्षा करना, उसको आगे बढ़ाना। ठीक है, अगर आप मध्यकाल वाले भक्ति आंदोलन को पढ़ेंगे तो उसमें शंकराचार्य सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहीं से शुरू होता है शंकराचार्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, देखिए क्या है। आदि शंकर भी इनको कहा जाता है, और ये 4 पीठ के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। सांस्कृतिक एकीकरण, इसको ध्यान में रखिएगा, ये टॉपिक ही पूछ सकता है आपसे कि जो 4 पीठ हैं और ये भारत में सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देते हैं कैसे। तो चारों अलग अलग भाषाई क्षेत्र, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में है, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। एक भारत के पश्चिम में है, एक बिल्कुल उत्तर में है, एक पूर्व में है, और एक फिर बिल्कुल दक्षिण में है ना। ये भारत को एक करने का काम करते हैं। ठीक है, देखिए क्या है। केरल के कोच्चि के पास कलाडी में आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था, जिनको शंकर भी कहा जाता है। इनको प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि नागार्जुन, जिनका शून्यवाद का सिद्धांत है, महायान संप्रदाय के, बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय के नागार्जुन बहुत बड़े फिलोसफर हुए हैं। दार्शनिक अलग होते हैं, तो उनका फिलॉसफी था शून्यवाद का, माध्यमिक शून्यवाद का। तो बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं शंकराचार्य पर कि उन्होंने अपना जो अद्वैत वेदांत का दर्शन है, अद्वैत वेदांत का दर्शन है, बहुत ही डीप फिलॉसफी है ये, बहुत ही डीप है। अद्वैत वेदांत का जो दर्शन है वो उन्होंने आदि शंकराचार्य ने कहाँ से लिया, तो नागार्जुन से लिया था। उन पर आरोप लगता है ये, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग अलग सिद्धांत है, इसलिए आरोप लगाने के लिए लगा सकते हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसलिए इनको कई बार क्या बोला जाता है, प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी जाती है ना। उन्होंने 33 वर्ष की आयु में केदार तीर्थ पर अपनी समाधि ली थी। केदार धाम जो है वर्तमान में, वहीं पर उनका प्राण चला गया था और वहीं पर उनकी मृत्यु हुई थी। 33 वर्ष की उम्र में उन्होंने संपूर्ण भारत की यात्रा करके सभी जगह पर डिबेट कर करके लोगों को हराया था, और फिर से हराने के बाद क्या शर्त रखी जाती थी कि आप क्या करोगे, हमारे धर्म को स्वीकार करोगे और इसका भागीदारी बन जाओगे। ओके, वो शिव भक्त थे, शैव थे वो, शैव और इसको क्या कहा जाता है, नयनार। ओके, ऐसा कहा जाता है वह एक युवा भिक्षु के रूप में ओंकारेश्वर पहुंचे थे, जहां उनकी भेंट अपने गुरु गोविंद महाभगवत पाद से हुई थी। यह 4 वर्षों तक इस पवित्र शहर में रहे और शिक्षा की प्राप्ति की। उन्होंने 12 वर्ष की उम्र ओंकारेश्वर छोड़ दिया और पूरे देश की यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने अद्वैत वेदांत दर्शन के शिक्षाओं का प्रसार किया एवं लोगों तक इसके सिद्धांत को पहुँचाया। उन्होंने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया और वैदिक सिद्धांत, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता पर संस्कृत में कई टिप्पणियाँ लिखी। वह बौद्ध दार्शनिक के विरोधी थे, बौद्ध दर्शन के विरोधी थे। बौद्ध दार्शनिकों को मारकर इन्होंने नहीं परिवर्तित करवाया, इन्होंने डिबेट करके हरा के, फिलॉसफी में उनको हराकर फिर से उनको, भारत डिबेट का कल्चर बड़ा ही पुराना रहा है। और जैसे याज्ञवल्क्य में आप पढ़ते हो कि डिबेट होता है, उसके बाद से वैदिक और उपनिषद काल में भी आपको बहुत सारे डिबेट प्रचलित दिखते हैं, है ना, ज्ञान विज्ञान की बातें। जैसे आपको अष्टावक्र गीता
इसमें राजा जनक के सवाल और अष्टावक्र जी के जवाब पर आधारित पूरा गीता है। तो ये भी आपको कल्चर दिखता है भारत में। उसी के तहत इन्होंने क्या किया, तो फिर से इसको स्थापित किया था। प्रमुख शास्त्र कौन कौन से हैं, तो ब्रह्मसूत्र भाष्य है, ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा है। भज गोविंद स्रोत, निर्वाण षष्टकंप, ये भी इनका ग्रंथ है, इसको ध्यान रखिएगा। करण ग्रंथ, उसके अलावा इन्होंने 18 उपनिषदों पर टीका लिखी है। देखिए उपनिषद तो बहुत सारे माने जाते हैं, करीब में उपनिषद का मतलब उप का मतलब करीब होता है। उपनिषद गुरु के समीप बैठकर लिया गया ज्ञान उपनिषद होता है। तो 118 के करीब उपनिषद माने जाते हैं। कई जगह संख्या विवादित है, 120 भी बताया जाता है, कई बार बहुत ज़्यादा बताया जाता है, लेकिन 18 पर टीका किन्होंने लिखा है, तो शंकराचार्य जी ने लिखा है। ठीक है, 32 वर्ष की उम्र इनका डेथ हुआ था। 12 वर्ष की उम्र उन्होंने ज्ञान प्राप्ति करके भ्रमण करना देश को शुरू कर दिया था। इमेजिन कर सकते हैं आपकी उम्र क्या है। अन्य योगदान, जब बौद्ध धर्म लोकप्रियता हासिल कर रहा था तब वे भारत में हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार थे। सनातन धर्म के प्रचार के लिए भारत के चारों कोनों श्रृंगेरी, पुरी, द्वारिका और बद्रीनाथ में 4 मठों की स्थापना की गई थी। यही 4 मठ हैं। इसके अलावा 12 ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की थी देश के अलग अलग क्षेत्रों में। ये सब के सब क्या कर रहे थे, फिर से हिंदू धर्म को स्थापित किया जा रहा था इस देश में। ठीक है, अद्वैत वेदांत क्या है, यह कट्टरपंथी अद्वैतवाद की एक दार्शनिक स्थिति को स्पष्ट करता है। एक पुनरीक्षण विशेष विश्व दृष्टि जिसे प्राचीन उपनिषद ग्रंथों से प्राप्त किया गया है। अद्वैत वेदांतियों के अनुसार उपनिषद अद्वैत के एक मौलिक सिद्धांत को प्रकट करता है, जिसमें ब्राह्मण कहा जाता है जो सभी चीज़ों का वास्तविक है। जिसमें ये कहा जाता है, देखिए दर्शन है तो बहुत ही कठिन होगा मुझे आपको समझाना, लेकिन इसमें क्या होता है, एक मूलभूत कण है और उसी से सब लोगों का जन्म हुआ है और उसी में अंत में समा जाना है। आत्मा यानी कि मनुष्य और ब्रह्म 2 अलग अलग चीज़ नहीं है, एक ही है, दोनों एक ही के कण है। इसी के कण है जो सभी में निवास करता है। बहुत ही डीप फिलॉसफी है, मैं कैसे समझाऊं, मुझे समझाना भी नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे भी खुद सारा कुछ समझ में नहीं आता अद्वैत वेदांत में, बहुत कठिन है ये। इसको बस ध्यान में रखिएगा कि इन्होंने इसको दिया था। उसके अलावा देखिए क्या है, वे यह स्थापित करना चाहते हैं किसी व्यक्ति का मूल आत्मन ब्रह्म ही है। अद्वैत वेदांत इस बात पर जोर देता है कि आत्मा शुद्ध अनैच्छिक चेतना अवस्था में होती है। अद्वैत एक क्षण रहित व अनंत अस्तित्ववादी है तथा संख्यात्मक रूप से ब्रह्म के समान ही होते हैं। ब्रह्म का ही कण सभी मनुष्यों में निवास करता है। ब्रह्म का मतलब होता है परम शक्ति, एक सत्ता जो चलती है, ठीक ना, पूरी दुनिया में। ईश्वर से भी बड़ा ब्रह्म को संज्ञा दिया गया है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, दर्शन में नहीं जाना है, फैक्ट को ध्यान में रखना है। इन चारों मठ को ध्यान में रखना है, कहाँ कहाँ पर है ये। उसके अलावा से सांस्कृतिक एकीकरण, 12 ज्योतिर्लिंग, इन सभी का ध्यान में रखिएगा अलग अलग तरीके से। सवाल इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि शंकराचार्य ने सांस्कृतिक एकीकरण में अपनी भूमिका निभाई देश में। आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। आलोचनात्मक टिप्पणी का मतलब क्या होता है कि आपको आलोचना करते हुए टिप्पणी करना है। तो आपको ये बताना है कि देश की संस्कृति केवल हिंदू धर्म नहीं थी, बौद्ध धर्म को कहीं न कहीं उन्होंने भारत से ख़त्म भी कर दिया। जो बौद्ध धर्म चीन में जिंदा है, जापान में है, दक्षिण एशिया में है, श्रीलंका में है, भूटान में है, सभी जगहों पर, लेकिन भारत में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस समय उनको फिलॉसफी के द्वारा अपना लिया गया था, हिंदू धर्म में समाहित कर दिया गया। दशावतार में भगवान बुद्ध भगवान को विष्णु का दशावतार में शामिल कर दिया गया। तो इससे क्या हो गया, बौद्ध धर्म कमज़ोर हो गया था। ठीक है, अगले टॉपिक पर चलें। अगला टॉपिक देखिए क्या है आपके लिए। अगला टॉपिक जो है वो बिहार से संबंधित है। बड़ा ही एम्बेरस का हमारे लिए चीज़ है, शर्मनाक चीज़ हुआ है। क्या है, तो 27 वर्षों के बाद बिहार में रणजी मैच खेला गया मुंबई और बिहार के बीच में। उसमें झगड़ा भी हो गया कि बिहार की 2 टीमें आ गई थी मैच खेलने के लिए रणजी में। तो रणजी खेला गया मोइनुल हक स्टेडियम पटना में खेला गया। आपको पता ही है, मोइनुल हक स्टेडियम पटना में खेला गया। इसमें हुआ क्या, तो 27 वर्षों बाद खेला गया। हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं वो स्पोर्ट्स से संबंधित हैं। दिल्ली की IPL टीम में थे, पानी वानी भी पिलाते थे। मैच भले ही नहीं खेल पाए तेजस्वी यादव जी, लेकिन स्पोर्ट्स से संबंधित हैं। मोइनुल हक स्टेडियम का जब फोटो सामने आया, दर्शक दीर्घा का भी, स्टेडियम का भी और पिच का भी, तो लोगों को लगा कि इस स्थिति में बिहार की क्रिकेट कैसे पहुंच गया भाई। मोइनुल हक स्टेडियम बच्चों को पढ़ा कर सिलेबस में डाल के पढ़ाया जाता है कि मोइनुल हक स्टेडियम कहाँ है, तो पटना में रटते रहते हैं सब लोग। उसकी स्थिति बदतर हो रखी थी। देख रहे हैं यहाँ पर कॉशन का साइन लगा हुआ है कि यहाँ पर मत बैठिए, गिर सकता है आपके ऊपर। सही से स्कोर बोर्ड तक नहीं दिख रहा था। तो एक अलग से डिपार्टमेंट और रिपोर्ट तैयार किया गया है। अब इसको फिर से कंस्ट्रक्ट किया जाएगा मोइनुल हक स्टेडियम पटना बिहार को, क्योंकि रणजी का मैच इसमें आयोजित हुआ था, जिसके बाद से इसकी बदतर स्थिति सबके सामने आ गई खुलकर। क्या बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन काम आप
करते हैं नहीं। तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ये कहाँ पर है? तो पटना में है। और इसके स्टेडियम को बनाने के लिए फिर से अब टेंडर निकाला जाएगा, रिपोर्ट मंगाया गया है, बनाया जाएगा उसको अच्छे तरीके से। पहले ही बना लेते, ज़रूरी थोड़ी ना होता हर चीज़। हम जब तक हमारे लिए इतना बुरा स्थिति नहीं बनेगा तब तक हम बनाएंगे नहीं, पहले ही बना लेते, है ना। और मोइलों का स्टेडियम को कब बनाया गया था? तो 1969 में बनाया गया था। पहले इसका नाम क्या था? इसका नाम था राजेंद्र नगर स्टेडियम, इसका नाम था। बाद में इसका नाम बदलकर मोइनुल हक कर दिया गया था। और बस इसको ध्यान में रख लीजिएगा। आगे चलते हैं। और पता है इसमें लास्ट मैच 1996 ईस्वी में जिम्बाब्वे और केनिया के बीच में आयोजित किया गया था। इसे मैच, इंटरनेशनल मैच की अगर हम लोग बात करें, 25,000 लोग इसे बैठ सकते हैं। और बस इसको ध्यान में रख लीजिएगा। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है। ताइवान में इलेक्शन हो रहा है, इसको मैं अभी डिस्कस करूंगा। चीन, ताइवान, भारत, ताइवान, इन सभी को डिस्कस करूंगा मैं डिटेल में। ताइवान में इलेक्शन हो रहा है और चाइना और अमेरिका दोनों का उसमें प्रभुत्व हासिल करना चाहते हैं उस इलेक्शन में। छोटा सा द्वीप है, देखिए इतना छोटा सा है ताइवान। इसमें इलेक्शन हो रहा है। चीन भी चाह रहा है कि अपना हम दबाव बनाकर अपनी समर्थित सरकार वहाँ पर स्थापित करें। यूएस चाह रहा है कि हम अपने समर्थित सरकार वहाँ पर स्थापित करें। 2024 में दुनिया भर के करीब 52 देशों में चुनाव है। पाकिस्तान में भी होने वाला है, भारत में भी है, बांग्लादेश में अभी हुआ है, ताइवान में होने वाला है, मालदीव में हुआ है। और इस प्रकार से होता ही रहेगा अभी चुनाव। बहुत सारे देशों में चुनाव है। कितने देशों का आप कवर करेंगे? मुख्य रूप से बात यह है कि ताइवान और भारत, चीन, अमेरिका, इन सब को थोड़ा सा समझ लीजिए, देख लीजिए कि क्या मुद्दा है। ध्यान से देखिएगा। ताइवान आधिकारिक रूप से रिपब्लिक ऑफ चाइना, क्योंकि भारत ताइवान को एक देश नहीं मानता है। ये आपको सुनकर बहुत ही बुरा लगेगा, लेकिन भारत वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करता है। भारत ताइवान को एक देश के तौर पर मान्यता नहीं देता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। पूर्वी एशिया में अवस्थित एक देश है। यह उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर, पूर्वी और दक्षिण चीन सागर के मिलन बिंदु पर जापान और फिलीपींस के बीच में सबसे बड़ा स्थल भाग है ये। और मैं दिखा दूंगा, दिखाया भी अभी मैप में आपको। ताइवान सेमीकंडक्टर उत्पादन के लिए उल्लेखनीय है और इसी सेमीकंडक्टर के कारण से ये देश बचा हुआ है, क्योंकि वर्ल्ड लीडर है उसका। अगर इस पर अटैक हुआ तो सेमीकंडक्टर पर पूरा कब्जा हो जाएगा चीन का, जो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा। सेमीकंडक्टर पर कब्जा मतलब कि भविष्य की इकोनॉमी पर कब्जा, ठीक है। सेमीकंडक्टर की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बृहद रूप से ताइवान पर निर्भर है। वर्ष 2021 में कुल वैश्विक सेमीकंडक्टर राजस्व में ताइवान के अनुबंध विनिर्माताओं की हिस्सेदारी 60% से हिस्सा था। पूरे दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं। पूरे दुनिया में अगर 100 रुपये का सेमीकंडक्टर बेचा गया तो इसमें 60 रुपया ताइवान या उसके संबंधित देश, उससे संबंधित कंपनियों के द्वारा बेचा गया है। अब क्लियर हो रहा है आपको। वर्तमान में केवल 13 देश और वेटिकन सिटी छोटा सा देश है, छोटा सा कहाँ पर? इटली के अंदर, रोम के अंदर। ताइवान को एक संप्रभु देश के रूप में मान्यता देते हैं। दुनिया में मात्र 13 देश ऐसे हैं जो ताइवान को एक देश के तौर पर मान्यता देते हैं। चीन की विदेश नीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है कि हम जिसके साथ रिलेशन बनाएंगे उसके सामने हम शर्त रखेंगे कि तुम ताइवान के साथ रिलेशन नहीं बनाओगे। अब कोई भी देश चीन के साथ रिलेशन बनाना चाहेगा कि ताइवान के साथ बनाना चाहेगा, आप मुझे बताइए। तो सीधी सी बात है भाई, चीन के साथ बनाना चाहेगा। क्यों? क्योंकि इकॉनमी बड़ी है, पावरफुल भी है, सपोर्ट भी कर सकता है, लोन भी दे सकता है। इसलिए चीन के लिए प्रासंगिकता, चीन और ताइवान की अर्थव्यवस्था अटूट रूप से जुड़ी हुई है। 2017-2022 के बीच 515 बिलियन डॉलर के निर्यात मूल्य के साथ चीन ताइवान का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार है, ठीक है। चीन की तुलना में लगभग आधे निर्यात मूल्य के साथ अमेरिका इसका दूसरा सबसे बड़ा भागीदार है। चीन को जितना बेचता है ताइवान, उतना ही अमेरिका को भी बेचता है, लगभग में। और दोनों के साथ ये ताइवान क्या है, तो उसका संबंध भी है इकोनॉमिक रूप से। ताइवान अन्य द्वीपीय की तुलना में चीनी मुख्य भूमि का अधिक निकट है और 1949 के चीनी क्रांति के दौरान राष्ट्रवादियों को वहां से खदेड़े जाने के बाद से ही बीजिंग ताइवान पर दावा करता रहा है। चीनी क्रांति अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि चांग काई शेक, है ना, और माओ त्से-तुंग, इन दो लोगों का नाम आता है। एक तो डॉक्टर सन यात सेन का नाम आता है, उसके बाद से अगली पीढ़ी कौन सी थी, तो चांग काई शेक का और माओ त्से-तुंग का। तो चांग काई शेक को जब खदेड़ा गया चीनी क्रांति के बाद, भीषण रक्त जनित क्रांति थी, रक्त रंजित क्रांति। उसके बाद सब भाग के कहाँ पर चले गए, तो ताइवान के द्वीप पर शिफ्ट हो गए, है ना। और उस सरकार को उन्होंने बोला कि ये है असली चाइना। अब चाइना में जो सरकार बनी माओ त्से-तुंग को, उन्होंने बोला कि ये है असली चाइना। अभी चाइना खेल रहे हैं, उस कारण से पूरी दुनिया में युद्ध का संकट बना हुआ है, क्योंकि चीन अगर ताइवान पर अटैक करता है तो अमेरिका ऐसा होने नहीं देगा। उसके कारण से फिर दुनिया भर में आपको देखने को चीज़ें मिल सकती है 2024 में।
कुछ विश्लेषक यूक्रेन पर रूस के आक्रमण को चीन ताइवान संघर्ष के संभावित उत्प्रेरक के रूप में देख रहे हैं। जिस प्रकार से रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया, उसी प्रकार चीन ताइवान पर आक्रमण कर सकता है। अमेरिका के लिए प्रासंगिकता। ताइवान पर में द्वीपों की एक श्रृंखला मौजूद है, जिनमें से कई अमेरिका के सहयोगी है। अमेरिकी चीन के विस्तारवादी योजनाओं का मुकाबला करने के लिए इन क्षेत्रों का उपयोग करने की योजना रखता है और योजना पर काम भी कर रहा है। बहुत ही भीषण स्तर पर हथियार वगैरह सपोर्ट करता है अमेरिका किसको? ताइवान को। अमेरिका का ताइवान के साथ आधिकारिक राजनयिक संबंध नहीं है। अब यहीं पर खेल देखिए, अमेरिका हर दृष्टिकोण से सपोर्ट करता है, लेकिन ऑफिशियल राजनयिक संबंध नहीं रखा है ताइवान के साथ। हथियार देता है, उसको सपोर्ट भी करता है। अमेरिका के विदेश मंत्री भी वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर सेनेटर भी गए थे ताइवान में अमेरिका के, जिसके कारण बहुत विवाद हो गया था, लेकिन फिर भी उनका संबंध नहीं है ऑफिशियल। लेकिन यह ताइवान संबंध अधिनियम एक्ट 1979 के तहत ताइवान को स्वयं की रक्षा के लिए साधन प्रदान करने के लिए बाध्य है। यह अमेरिका के कानून है, ताइवान संरक्षण अधिनियम 1979, जिसके तहत वो क्या करता है? ताइवान को रक्षित करने के लिए बाध्य है। यह ताइवान का सबसे बड़ा हथियार आपूर्ति करता है और रणनीतिक अस्पष्टता स्ट्रेटजिक एम्बिगिटी की एक नीति का पालन करता है अमेरिका। प्रथम द्वीप श्रृंखला, प्रथम फर्स्ट आइलैंड चेन में कुरिल द्वीप, जापानी द्वीप समूह, रयूक द्वीप, ताइवान, उत्तर पश्चिम फिलीपींस शामिल हैं और बोर्नियो पर समाप्त होता है। जापान से लेकर ऐसे आप आएंगे तो नीचे बोर्नियो तक आपको हिंद प्रशांत महासागर के चारों तरफ आपको द्वीप दिखते हैं, जिसमें इसको फर्स्ट द्वीप की श्रृंखला कही जाती है इन सभी को। ओके, यह श्रृंखला रक्षा की पहली पंक्ति भी है। पूर्वी चीन सागर एवं फिलीपींस सागर, दक्षिणी चीन सागर, सुलू सागर के बीच समुद्री सीमाओं के रूप में कार्य करता है और इन सभी फर्स्ट द्वीप पर अमेरिका का कब्जा हो रखा है। सभी जगहों पर उसने अपने सैनिक तैनात कर रखे हैं। ये चीन देश है, इसको पूरा घेर कैसे बैठा हुआ है कौन? तो अमेरिका। ठीक है, दुनिया में क्या क्या होता है और आप कुछ समझ नहीं पाते, देखिए क्या क्या हो रहा है। इस श्रृंखला में बासी चैनल, मियाको जलडमरू मध्य स्थित है, जो चीन के महत्वपूर्ण चोक पॉइंट है। चोक पॉइंट का मतलब जैसे गला होता है किसी का, चोक पॉइंट मतलब उसको पकड़ लो तो पूरा शरीर क्या आपके कब्जे में आ जाएगा। जैसे मलक्का की जल संधि चोक पॉइंट है चीन का, मलक्का बंद कर दो तो चीन का एशियाई देशों से कनेक्टिविटी कट जाएगा। 22 समुद्र, इसी प्रकार से ये सब के सब चोक पॉइंट पर अमेरिका अपने सैनिक तैनात करके बैठा हुआ है। चीन की समुद्री रणनीति, द्वीपीय श्रृंखला रणनीति, आइलैंड चेन स्ट्रेटजी 1940 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा चीन और सोवियत संघ की समुद्री महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण रखने के तैयार की गई भौगोलिक सुरक्षा की अवधारणा है, जो कौन बना के बैठा हुआ है? तो अमेरिका बना के बैठा हुआ है। ताइवान मुद्दे पर भारत का क्या रुख है? भारत ताइवान संबंध, भारत के एक्ट ईस्ट विदेश नीति के एक अंग के रूप में भारत ने ताइवान के साथ व्यापार, निवेश के साथ विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण में संबंध अपने स्थापित किए हैं। नई दिल्ली में अवस्थित भारत ताइपे एसोसिएशन, ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चर सेंटर, ये सब काम करता है उसी दिशा में। भारत और ताइवान के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं है, लेकिन वर्ष 1995 के बाद से दोनों पक्ष एक दूसरे की राजधानी में प्रतिनिधि कार्यालय बना के रखा हुआ है, दूतावास के रूप में जो काम करते हैं। राजनयिक संबंध हमारे ऑफिशियल नहीं है, लेकिन हमारे एक दूसरे के देशों में दूतावास हैं, नाम मात्र का, लेकिन काम उसी के द्वारा होता है सब कुछ। भारत का रुख 1949 से भारत एक चाइना पॉलिसी की नीति को स्वीकार करता है। ताइवान और तिब्बत को चीन के हिस्से के रूप में मान्यता देता है। नेहरू जी के जीवन का जो सबसे बड़ा ब्लंडर में से एक है, वो यही सब ब्लंडर है। बहुत अच्छे प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन हर प्रधानमंत्री का कुछ पॉजिटिव पॉइंट होता है, कुछ निगेटिव पॉइंट होता है, तो उनका निगेटिव पॉइंट यही था। हालांकि भारत एक कूटनीतिक तर्क के लिए इस नीति का उपयोग करता रहा है, अर्थात यदि भारत एक चीन की नीति में विश्वास करता तो चीन को कभी एक भारत की नीति पर अमल करना चाहिए। आपको भी जम्मू कश्मीर और पीओके, अरुणाचल, इन सब पर नज़र नहीं रखना चाहिए। ये भी हमारे एक भारत का हिस्सा है। जिस प्रकार से हम अगर आपको ताइवान का हिस्सा मान रहे हैं, तो आपको भी ये हिस्सा मानना पड़ेगा। इसी नीति पर भारत सरकार काम करती है। एक चीन सिद्धांत और एक नीति पर काम करती है भारत सरकार, है ना। अब इस नीति को ज़रा ध्यान से देखिए क्या है। एक चीन सिद्धांत और एक चीन नीति। क्रॉस ताइवान स्टेट की समस्याओं को समझने के लिए एक चीन सिद्धांत, एक चीन नीति के बीच का अंतर समझना महत्वपूर्ण है। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एक चीन के सिद्धांत का पालन करता है, जो ताइवान को चीन के एक अविभाज्य अंग के रूप में देखता है, जिसकी एकमात्र वैध सरकार बीजिंग में स्थापित है। ये चीन का मानना है कि ताइवान की पूरी सरकार ही अवैध है, एकमात्र सरकार है, ये पूरा चीन है। ताइवान में भी सरकार है, वो अवैध तरीके से चल रही है। एकमात्र सरकार है जो कहाँ से चल रही है? बीजिंग से चल रही है। अमेरिका इस सिद्धांत को, उस स्थिति को स्वीकार करता है, लेकिन आवश्यक रूप से इसकी वैधता की पुष्टि नहीं करता है। इसके बजाय अमेरिका एक चीन नीति का पालन करता है, जिसका अर्थ है कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एकमात्र चीन था और है, यह एक अलग संप्रभु इकाई के रूप में रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता नहीं देता है। लेकिन इसके साथ ही अमेरिका ने ताइवान पर चीनी संप्रभुता को मान्यता देने की पीआरसी की मांगों को भी स्वीकार नहीं किया है। अमेरिका की जो विदेश नीति है ताइवान को लेकर बिल्कुल ही अस्पष्ट है। एक तरफ तो ऑफिशियल रिलेशन नहीं है आपके, दूसरा आपने अपने यहाँ एक्ट बनाकर ताइवान को रक्षा करने के लिए बनाया हुआ है। अस्पष्ट तरीके का नीति बना रखा है किसने? अमेरिका ने भी।
भारत की नीति क्या है? भारत का चीन के साथ में संबंध है और हम ताइवान को अलग देश के रूप में मान्यता नहीं देते हैं, लेकिन हमारे दूतावास हैं ताइवान में, हम उसके साथ रिलेशन भी बना कर रखा हुआ है हमने, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री वहाँ पर यात्रा नहीं करने गए अभी तक, और हम वहाँ के प्रधानमंत्री भारत में नहीं आए हैं, और इस प्रकार से हमने संबंध को ऑफिशियल अभी भी नहीं किया है। इसको ध्यान में रखिएगा। अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ है आपका काजीरंगा से संबंधित। काजीरंगा कहाँ पर है? तो असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी के घाटी में है। ये बहुत ही बड़ा सा टाइगर रिजर्व भी है और यहाँ पर गेंडा भी पाया जाता है। एशियाई गेंडे के लिए फेमस है। 27% का इंक्रीज़ हुआ है यहाँ पर पानी में रहने वाले चिड़ियों में 27% का इंक्रीज़ देखा गया है। तो इसको बस ध्यान में रख लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। काजीरंगा कहाँ पर है? तो असम में है। इसको बस ध्यान में रखिएगा। वहाँ पर एक सींग वाले जो गेंडे होते हैं वो पाए जाते हैं, टाइगर भी पाए जाते हैं, हाथी भी पाए जाते हैं। ओके, अगला देखिए क्या है। अगला है कि भारत में ग्लोबल पल्स कन्वेंशन जो है सम्मेलन वो होने वाला है। ग्लोबल पल्स कन्वेंशन फरवरी में भारत में ऑर्गेनाइज किया जाएगा नाफेड के द्वारा, और ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ये सीधा सीधा पीटी में आपसे फैक्ट पूछा जा सकता है, ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा? तो भारत में किया जा रहा है, और किसके किसके द्वारा किया जा रहा है? तो नाफेड। नाफेड क्या है? तो नेशनल एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और ग्लोबल पल्स कॉन्फेडरेशन, ये दोनों बॉडी जो हैं, ये दोनों बॉडी मिलकर भारत में दालों का सम्मेलन, दाल पल्स का मतलब दाल होता भाई, दाल के लिए सम्मेलन भारत में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है फरवरी में। तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिए कहाँ पर ये ऑर्गेनाइज हो रहा है। अगला देखिए क्या है। भारत और सऊदी अरब के बीच में डिफेंस टाई के लिए जॉइंट ट्रेनिंग वगैरह के लिए शुरू किया गया है। कई बार पीटी में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि अभी हाल ही में हमने किसके साथ नेवी टू नेवी, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, भारतीय नेवी टू नेवी कोऑपरेशन जॉइंट ट्रेनिंग एंड अपॉर्चुनिटी फॉर जॉइंट वेंचर इन डिफेंस प्रोडक्शन। डिफेंस के प्रोडक्शन में, ट्रेनिंग में, सैन्य अभ्यास में, इन सभी चीज़ों में हम बढ़ावा देने के लिए भारत और सऊदी अरब के बीच में डील किया गया है, साइन किया गया है कि हम अब आगे क्या करेंगे। तो नेवी में प्रोडक्शन का मतलब जहाज़ों का उत्पादन से लेकर अलग अलग चीज़ों का प्रोडक्शन, ट्रेनिंग, इन सभी को हम लोग मिलकर करेंगे। नेवी टू नेवी कोऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार किससे बात कर रही है? सऊदी अरब के साथ बात कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि सऊदी अरब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहयोगी है। तो अलग अलग क्षेत्रों में हम जब सऊदी अरब और अरेबियन देशों के साथ संबंध स्थापित करेंगे तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से दूर होंगे, और कश्मीर जैसे सेंसिटिव मुद्दों पर ये क्या करेंगे? तो अपना पक्ष देने की कोशिश नहीं करेंगे और हमारा पक्ष लेंगे। ठीक है, तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इस तरह के पीटी में फैक्ट पूछ लिए जाते हैं। और आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन यहीं पर समाप्त होता है। कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा, और अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।